संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत चैप्टर हम लोग का आता है संधि प्रकरण, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी व्यंजन संधि पे चल रहे हैं। व्यंजन संधि में पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े थे। आज फिर से कुछ नया फॉर्मूला है जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया और अच्छा कहा जाता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग व्यंजन संधि के आगे का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को पढ़ेंगे। आगे हम लोग को जो फॉर्मूला पढ़ना है वो फॉर्मूला है वा पदांतस्य। क्या है फॉर्मूला बच्चों? वा पदांतस्य। तो फॉर्मूला को लिखते हैं, फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे और फिर उसको आगे परिभाषा लिखेंगे। वा पदांतस्य फॉर्मूला के ऊपर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो वा पदांतस्य फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या कहता है? तो वा पदांतस्य फॉर्मूला कहता है यदि म के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण आए तो क्या कहता है? यदि म के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। सबसे पहले एक टॉपिक आया है, जो टॉपिक हम लोग का है स्पर्श वर्ण। तो स्पर्श वर्ण किसको कहते हैं उसको अभी हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो स्पर्श वर्ण देखिए, स्पर्श वर्ण में कौन कौन टॉपिक आता है? तो जितनी भी वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, तो ये पांचों का पांचों वर्ग के अंतर्गत जितनी भी वर्ण है वो सारा का सारा वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाता है। मतलब लिखा जाए तो क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या कहलाएगा बच्चों? स्पर्श वर्ण कहलाएगा। इसी प्रकार से च, छ, ज, झ, य, इसके बाद ट, ठ, ड पूरा टवर्ग पूरा, उसके बाद तवर्ग पूरा आएगा। उसके बाद प, फ, ब, भ और म। तो ये पांचों का पांचों वर्ग जो है ये सब वर्ग स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चों? स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आता है। तो ये सब स्पर्श वर्ण की संख्या अगर पूछा जाए कितना होता है तो कितना होता है बच्चों? 25 होता है, 25 होता है। स्पर्श वर्ण कितना होता है बच्चों? 25 होता है। तो आई होप डैट, उम्मीद करते हैं कि स्पर्श वर्ण आप समझ लिए हैं। अब परिभाषा को लिखते हैं और आगे उसके ऊपर बातचीत हम लोग करते हैं। वा पदांतस्य फॉर्मूला कहता है यदि, क्या चीज बच्चों? यदि म हलंत, क्या चीज है बच्चों? म हलंत के बाद कोई भी या कोई स्पर्श वर्ण आए तो म का अनुस्वार क्या हो जाता है? अनुस्वार, जिसको शॉर्टकट में अनुस्वार के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक ना, अनुस्वार लिखा गया है। यदि म के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? म का अनुस्वार हो जाता है। और इसी में एक और टर्म ऐड कर दिया है, या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। वा पदांतस्य जो फॉर्मूला है वो कहता है यदि म के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो
म का अनुस्वार हो जाता है। सबसे पहले इतना ही हम लोग समझेंगे। कह रहा है यदि म हलंत के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। जैसे अ ह म जोर कारह, क्या है बच्चों? अहम जोर कारह। तो यहाँ पर देखिए म हलंत के बाद क्या आ रहा है? तो क आ रहा है। तो क क्या स्पर्श वर्ण के अंतर्गत है या नहीं है? तो क जो हमारा है ये स्पर्श वर्ण के अंतर्गत है। तो परिभाषा कहता है यदि म के बाद स्पर्श वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। तो सीधा सीधा कहें तो म क्या चीज में बच्चों चेंज हो जाएगा? अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। मतलब म के जगह पर हम अनुस्वार प्रयोग करेंगे। अ ह जैसे है वैसे वैसे अपना रहेगा। अ ह अपना जगह पर रहा, प्लस अनुस्वार अपना जगह पर, प्लस कारह जैसे है वैसे अपने जगह पे बना रहा। अब बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? तो ये फाइनली सोल्व करेंगे तो अ ह और अनुस्वार है तो ह ऊपर अनुस्वार लग जाएगा, और क आकार है तो क आकार, और र विसर्ग है तो र विसर्ग। तो फाइनली बच्चों इस प्रकार से हमारा बन करके क्या रेडी हो गया? अहंकारः। मतलब अहम जोर कारह मिल करके क्या बना बच्चों? अहंकारः बना। अब इसी के ऊपर हम लोग दूसरा टर्म में बात कर रहे हैं। तो दूसरा टर्म में देखिए क्या है, कह रहा है बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। तो बाद वाले वर्ण कौन है? तो क है। मतलब कहने का अर्थ है, पूरा परिभाषा पहले समझते हैं। यदि म के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, या म के स्थान पर बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। कहने का परिभाषा का क्या मतलब है बच्चों? तो बाद वाले म के स्थान पर बाद वाले जो वर्ण है उसका पंचम वर्ण हो जाएगा। तो म के बाद वाला वर्ण कौन है? तो म के बाद वाला वर्ण क है, और क वर्ग का पंचम वर्ण कौन होता है? तो अंग होता है। क्या होता है बच्चों? तो अंग होता है। तो बच्चों इसके जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? तो जो होगा उसके अनुसार अभी हम लोग डील कर रहे हैं। पहले बनाते हैं इसको। तो देखिए बच्चों ये क्या बनेगा? तो म के स्थान पर बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो सीधा सीधा इसको इधर पहले लिखते हैं, अहम जोर कारह। क्या है बच्चों? अहम जोर कारह है। इसको अभी हम लोग को डील करना है। तो देखेंगे कह रहा है परिभाषा के अनुसार म के स्थान पर इसके बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो म के स्थान पर क का पंचम वर्ण, तो क वर्ग का पंचम वर्ण कौन आता है? तो क वर्ग का पंचम वर्ण अंग होगा। क ख ग घ अंग। तो कौन आएगा बच्चों? अंग आएगा। तो इसके जगह पे म हलंत है तो अंग का हलंत फॉर्म यूज करेंगे। ठीक। कारह जैसे है वैसे के वैसे कारह अपना जगह पे बना रहेगा। ठीक। और अह है तो यहाँ का अह अपने जगह पे बना रहा। अब बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो क्या फाइनल बनेगा? तो अ ह और अंग का र। तो ये भी है, इसको भी उसी फॉर्म में पढ़ते हैं, अहंकार। क्या है बच्चों? अहंकार। तो मर्जी तो इस फॉर्म में बनाइए, मर्जी तो इस फॉर्म में बनाइए, दोनों एक ही बात है। लेकिन बात ये है कि ये सेकेंडरी है, ये हमारा प्राइमरी है। तो प्राइमरी को लेकर के चलेंगे, ज़्यादा बढ़िया होगा। कंसेप्ट समझाने की बात थी तो हम दोनों कंसेप्ट को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किए हैं। जब भी एग्जाम में डील करने की बात हो तो प्राइमरी जो है उसी कंसेप्ट के साथ डील करेंगे। चूँकि सेकेंडरी कंसेप्ट समझने में थोड़ा उलझाऊ टाइप का लगता है और उलझाऊ पार्ट है, तो इसलिए प्राइमरी जो कंसेप्ट है उसी के अनुसार बढ़ेंगे।
अब बोर्ड को साफ करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिसके ऊपर विशेष रूप से अभी हम लोग बातचीत करेंगे। बच्चों इस एग्जाम्पल के ऊपर अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम लोग का है समजोर गमा है। क्या है? समजोर गमा है। तो वा पदांतस्य सूत्र कहता है यदि म के बाद स्पर्श वर्ण आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो सीधा सीधा बच्चों म के स्थान पे हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। स अपना जगह पर बना रहेगा, प्लस अनुस्वार है, प्लस ग और म विसर्ग, तो ये अपने स्थान पर बना रहेगा। अब बात करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा? स और अनुस्वार है तो इस पर अनुस्वार आ गया, तो संग ग है तो ग, और म विसर्ग है तो म विसर्ग। तो सीधा सीधा बच्चों सम जोड़ गमह मिल करके क्या बना हमारा? तो संगमः। क्या बना? संगमः। अगला टर्म है पच जोड़ चम। क्या है? पम जोड़ चम। क्या है टर्म बच्चों? पम जोड़ चम। तो वाप पदांतस्य फॉर्मूला कहता है यदि म के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण आए तो म का क्या हो जाता है बच्चों? अनुस्वार हो जाता है। तो म के बाद स्पर्श वर्ण है क्या? तो बताएं अभी। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग का कोई भी यहाँ पर अक्षर वर्ण दिखाई दे तो सबका सब वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाएगा। कौन वर्ण कहलाएगा बच्चों? स्पर्श वर्ण कहलाएगा। तो म हमारा क्या चीज में चेंज हो जाएगा? तो म बच्चों हमारा चेंज हो जाएगा अनुस्वार में। अब देखिए म अनुस्वार में चेंज हो गया, प अपना जगह पर बना है और अनुस्वार इस पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पन च म, तो च और म, तो फाइनली पम जोड़ चम मिल करके हमारा क्या बना बच्चों? पंचम बना। क्या बना बच्चों? पंचम बना। अगला टॉपिक है किम जोड़ चित। किम जोड़ चित। तो यहाँ पे ध्यान देंगे म के बाद क्या आ रहा है? तो यहाँ पर हर्षिकार भी है और च भी है। तो पहले कौन आएगा? च आएगा पहले या हर्षिकार आएगा? तो ध्यान से देखिए हर्षिकार का जो मात्रा है वो च में लगा है या हर्षिकार में च लगा है? तो च में हर्षिकार लगा है। मतलब कहने का अर्थ है पहले च आया उसके बाद हर्षिकार आया। तो हमको म हलंत के बाद स्पर्श वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो च है तो आ ही रहा है। तो स्पर्श वर्ण आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे होगा म चेंज हो जाएगा क्या चीज में? अनुस्वार में। तो म को बच्चों हम लोग अनुस्वार में चेंज कर दिए। अब की है तो की अपना जगह पर और अनुस्वार यहाँ पर आ जाएगा तो अनुस्वार और ची और त, ची और त। तो फाइनली बच्चों हमारा यहाँ पर अनुस्वार ये नहीं होगा, इस अनुस्वार को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक ना। तो किम जोड़ चित मिल करके बच्चों हमारा क्या बना? किंचित बना। क्या बना? किंचित। अगला टर्म है सम जोड़ कल्प। क्या है बच्चों? सम जोड़ कल्प। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? म हलंत यहाँ पर होगा, मिस्टेक हो गया था। तो म के बाद स्पर्श वर्ण आ रहा है तो क स्पर्श वर्ण ही है, तो म का अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। तो इसको फुल डिटेल में बनाते हैं। म का अनुस्वार हो गया, स अपना जगह पर बना रहा है, प्लस क लपा संयुक्त और विसर्ग है तो ये अपना जगह पर है। अब देखिए बच्चों ये क्या हमारा मिलकर के होगा? रेडी। स तो स लगा दिए और अनुस्वार है तो इस पे अनुस्वार आ जाएगा। क है तो क अपना जगह पे रहेगा, ल प संयुक्त तो ल और प संयुक्त और विसर्ग है तो विसर्ग अपना जगह पर। तो फाइनली बच्चों समजोड़ कल्प मिल करके संकल्प हम लोग का बन करके रेडी हो गया। इस प्रकार से हम लोग का वा पदांत से फॉर्मूला समाप्त यहाँ पे होता है।
किसी भी प्रकार की कोई भी समझने में कठिनाई हो, दिक्कत हो, सीधा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें, समस्याओं को सेंड कीजिए। आपको रिप्लाई देने के लिए हम भरसक तैयार बैठे रहते हैं, ठीक ना। अब अगला फॉर्मूला है जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं, 6 च। क्या है बच्चों फॉर्मूला? तो 6 च है। तो 6 च फॉर्मूला क्या कहता है? 6 च फॉर्मूला कहता है यदि ह्रस्व के बाद 6 हो तो क्या हो? 6 हो तो ह्रस्व के बाद च का आगमन हो जाता है। किसका आगमन हो जाता है? च का आगमन हो जाता है। फिर से फॉर्मूला सुनेंगे, 6 च फॉर्मूला कहता है यदि ह्रस्व के बाद 6 हो तो ह्रस्व के बाद च हलंत का आगमन हो जाता है। किसका आगमन हो जाता है बच्चों? च हलंत का आगमन हो जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर इसके बाद विशेष रूप से बातचीत हम लोग करते हैं। तो फॉर्मूला 6 च कहता है यदि क्या चीज? यदि ह्रस्व के बाद 6 हो तो, यदि ह्रस्व के बाद 6 हो तो ह्रस्व के बाद च हलंत आधा च का आगमन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? आधा च का आगमन हो जाता है। ये कौन फॉर्मूला कहता है? तो ये हमारा 6 च फॉर्मूला कहता है यदि ह्रस्व के बाद 6 हो तो ह्रस्व के बाद च का आगमन हो जाता है। सबसे पहला टर्म यहाँ पे समझने लायक ये है कि ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं। यदि ह्रस्व स्वर होता है, ठीक ना, ह्रस्व स्वर, यदि ह्रस्व स्वर के बाद 6 हो तो ह्रस्व स्वर के बाद च का आगमन हो जाता है। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए ह्रस्व स्वर जो होता है वो आपको अ है, आ है, ई है, दीर्घ ई है, ऊ है, दीर्घ ऊ है, री है, दीर्घ री है। तो इसमें देखिए अ जो है ये ह्रस्व स्वर कहलाएगा और आ जो है ये दीर्घ स्वर कहलाएगा। ई जो है ह्रस्व स्वर कहलाएगा, दीर्घ ई है तो ये दीर्घ स्वर कहलाएगा। तो मतलब 2 टर्म 2 टर्म 2 टर्म 2 टर्म, तो 2 टर्म में जो पहला टर्म है वो कहलाता है ह्रस्व स्वर। क्या कहलाता है बच्चों? ह्रस्व स्वर कहलाता है। तो यही यहाँ पर अ हो गया ह्रस्व स्वर, उसके बाद ह्रस्व ई हो गया ह्रस्व स्वर, ह्रस्व ऊ हो गया ह्रस्व स्वर और ह्रस्व री हो गया ह्रस्व स्वर। बात बाकी आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री ये सब दीर्घ स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? दीर्घ स्वर कहलाता है। तो फॉर्मूला कह रहा है यदि ह्रस्व स्वर के बाद मतलब अ के बाद, ह्रस्व ई के बाद, ह्रस्व ऊ के बाद या ह्रस्व री के बाद 6 कहीं पर आए तो ह्रस्व के बाद मतलब इसी के बाद च हलंत का आगमन हो जाता है। अभी एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे परिजोड़ छेद, क्या है बच्चों? परिजोड़ छेद है। इसके ऊपर अभी हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो इसमें देखिए परिजोड़ छेद है तो यहाँ पर र है, र में ह्रस्व स्वर लगा है या दीर्घ स्वर लगा है। तो बच्चों इसको तोड़ेंगे तो प र हलंत प्लस यहाँ पर ह्रस्व ई है प्लस छेद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई जो है ये ह्रस्व स्वर है। अब बात करें तो कह रहा है फॉर्मूला यदि ह्रस्व स्वर के बाद 6 हो तो ह्रस्व स्वर के बाद 6 आ रहा है बच्चों, तो आ रहा है
उस कंडीशन में कह रहा है ह्रस्व स्वर के बाद च हलंत का आगमन हो जाता है, मतलब इसके बाद च हलंत का अपना मन से आगमन हो जाएगा और प्लस जैसे टर्म है वो सब ऐड करते चले जाएंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार, फॉर्मूला हमारा कह रहा है यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो ह्रस्व स्वर के बाद च हलंत का आगमन हो जाता है। तो ये जो ह्रस्व स्वर है इसके बाद, ये नहीं कि छ के बाद, वो नहीं, तो ह्रस्व स्वर के बाद, तो ह्रस्व स्वर ये है, इसके बाद च हलंत का आगमन हो गया और जो टर्म है वो वैसे के वैसे ही ऐड होते हुए चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। अब इसको सजा करके लिखते हैं, तो प और र है और ई है तो दोनों मिल करके री, और आधा च है और पूरा छ है तो च छ संयुक्त और इस पर एकले और द विसर्ग। तो फाइनली बच्चों मिल करके परिच्छेद बना, परिजोड़ छेद मिल करके क्या बना बच्चों हमारा, तो परिच्छेद बना। अब बोर्ड को साफ करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेकर के आप लोग के बीच में प्रस्तुत करते हैं। अब बच्चों इस एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग का है वी जोड़ छेद। तो परिभाषा 6 हमारा क्या कहता है, यदि ह्रस्व ई के बाद छ हो तो छ से पहले च हलंत का आगमन हो जाता है। सीधा सीधा अपना भाषा में कहें तो छ से पहले च हलंत का आगमन हो जाता है। तो वी के ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई के बाद छ है या नहीं है, तो है बच्चों। तो यहाँ पर क्या चीज का आगमन हो जाएगा, तो अपना मन से आगमन, मतलब हमेशा अपना मन से ही होता है, तो अपना मन से च हलंत आ गया। चूंकि परिभाषा कर रहा है आगमन होता है तो ले आए, और प्लस जैसे जैसे टर्म है उसको लिख करके सजाते चले गए। यहाँ पर है वी तो अपना जगह पे बना रहा। अब सबको एक साथ ऐड कर दीजिए। परिभाषा क्या हमारा कहता है, 6 यदि ह्रस्व ई के बाद छ आए तो ह्रस्व ई के बाद च का आगमन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, च का आगमन हो जाता है। तो वही च अपना मन से लाए हैं, चूंकि कह रहा है परिभाषा तो लाना है। ये मत सोचिएगा कि जैसे मन वैसे बना देते हैं, नहीं, परिभाषा जो कह रहा है वो परिभाषा के अनुसार करना पड़ता है, ठीक ना। अब बच्चों इस सब को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, वह हर्षिकार है तो रहा, आधा च है और पूरा छ है तो आधा च, छ एकले है तो एकले, और द विसर्ग है तो द विसर्ग। तो मिल करके फाइनली बच्चों क्या हमारा बना, तो विच्छेद बना। क्या बना बच्चों, विच्छेद बना। अगला टर्म है राज जोड़ छत्रम। क्या है बच्चों, राज जोड़ छत्रम। तो यहाँ पर ज में क्या चीज लगा है बच्चों, तो ज को तोड़ सकते हैं, तो ज हलंत प्लस अ है, मतलब अ जो है वो ह्रस्व स्वर है या नहीं है, तो है। तो ह्रस्व स्वर के बाद छ आए तो छ से पहले च हलंत का आगमन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, तो च हलंत हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या लाएंगे हम, च हलंत का आगमन हो गया, प्लस छत्रम अपना स्थान पर बना रहेगा, और इधर जो है रा ज अपना स्थान पे बना रहेगा। अब सबको एक साथ ऐड करके सजा लीजिए, तो रा ज च छ मिल करके दोनों संयुक्त हो गया, त्र और म हलंत, तो राज छत्रम। क्या बना बच्चों, राज छत्रम बना। अगला टॉपिक हम लोग का है वृक्ष जोड़ छाया। क्या है बच्चों, तो वृक्ष जोड़ छाया है। तो यहाँ पर भी तोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए व्री और छ को हलंत करेंगे, प्लस अ तोड़ करके लिख सकते हैं बच्चों, तो लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद ये टर्म आ रहा है, तो ह्रस्व स्वर के बाद छ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो
आ रहा है। हरस स्वर के बाद छ आए तो छ से पहले च हलंत का आगमन हो जाता है। तो छ से पहले च हलंत आएगा, इसके बाद जैसे है वैसे सजाते चले गए। ठीक बच्चों, और इसको प्लस के फॉर्म में सजा दिए। अब सबको एक साथ सोल्व करके लिखेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? तो व्री छ में अ जुटेगा तो पूरा छ हो गया। छ संयुक्त आकार है तो आकार, य में आकार है तो य में आकार। फाइनली वृक्ष जोड़ छाया मिलकर के वृक्ष छाया बना। क्या बना बच्चों? वृक्ष छाया बना। और अंतिम और लास्ट है शिव जोड़ छाया। ये क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए व में क्या है? व प्लस अ मिला हुआ है, मतलब अ जो है हमारा हरस स्वर है और हरस स्वर के बाद छ आ रहा है तो च का आगमन हो जाएगा। प्लस छ या अपना जगह पे बना रहेगा और शिव अपना जगह पे बना रहेगा। सॉरी, शिव अपना जगह पे बना रहेगा। ठीक ना? अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा? तो सी अपना जगह पर, व अपना जगह पर, छ संयुक्त है तो ये अपना जगह पर, आकार अपना जगह पर, य में आकार अपना जगह पर। तो ये वृक्ष छाया मिल करके कंप्लीट हो गया। अब आज की क्लास को हम लोग इतना ही पे समापन करते हैं। जितनी भी टॉपिक पढ़ाए हैं इस टॉपिक में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, सीधा हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क करें और आपके हम हर सवाल का सॉल्यूशन जरूर देंगे। ठीक ना? आज की क्लास को इतना ही पे हम लोग ड्रॉप करते हैं।